अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 28 अप्रैल 2024 जुमे का बाबर का दिन है और जो चीज़ें आगे डेवलपमेंट हो रही हैं कोशिश करूँगा मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। लेकिन जो एक कन्फ्यूजन है जो पार्टी को यानी एक अजीब सी देखें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं तो उस सारे मामले को नेगेट कहना कह रहे हैं आप, ठंडा करना है, कूल डाउन करना, वो कैसे करना है। उसके लिए आज देखें उमर अयूब जहाँ थे वह मैंने तो पार्टी वर्कर ऐसे देखे नहीं, पता नहीं शायद मैं नहीं जानता हूँगा, जो चंद होंगे भी। और उसका नतीजा आपने देखा कि वो और इसका एक और इम्पैक्ट भी है। इस वक्त जो है ना पार्टी में डिवाइड एंड रूल के हवाले से कोई कोशिश हो रही है या बयानिया बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। भाई इमरान खान से जो पीछे हटा वो फॉरवर्ड ही रह गया। वो देखा तो वो ज़मीन पे गिरा हुआ था। तो यहाँ ये सोची बैठे हैं ना कि वो अपने तहीं बैठकर बहुत जो जितने लोग थे वो चले गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी। वो जितना ऐसा मटीरियल था ना वो अब चला गया है। अब यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी सबूत ये हैं कि आज़ादी हैसियत तो है कोई नहीं, आज़ाद हैसियत में। और जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वसीम था NA 119 से, वो पहले दिन ही चला गया जाके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आया था और वहीं वापस चला गया। अब यहाँ जो ये एक जो बड़ी बारीक वारदात पड़ रही है ना, मैंने प्रोजेक्टेड डेट आपके सामने रखी है। 15 जुलाई तक मैंने कहा था कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। बड़ी उम्मीद थी कि बुशरा बीवी साहिबा की सज़ा सस्पेंड हो जाएगी और उसके रीज़न मैं आपके साथ कुछ डिटेल मैंने बताए हैं, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखता हूँ। और अगली स्ट्रेटजी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग पता नहीं क्यों इतने पैनिक हो गए और वोकला की तस्लील करने की कोशिश की। यार ये कोई वोकला ने कुछ नहीं किया, वोकला ने जितना अपना काम था वो कर दिया। आप बात नहीं समझ रहे यहाँ पर। और यहाँ भाई जजेस के साथ क्या हो रहा है, सेशन जजों के साथ क्या हो रहा है, हाई कोर्ट का जज के साथ क्या हो रहा है। तो आप वकील क्या करेगा वहाँ पर जी? वकील ने तो अपना केस प्लीड कर दिया। यहाँ कोई इंसाफ मेरिट पर हो रहा है। अगर इंसाफ मेरिट पर हो रहा होता तो पुराने जज से ये केस ट्रांसफ़र क्यों होना था? अब वो ट्रांसफ़र हुआ ना। ट्रांसफ़र होने के बाद क्या, यानी मेरा अपना नुक्ता नज़र था कि यहाँ रिलीफ उस सब पर मेरा नहीं ख्याल था। अब 426 जो है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, उसमें बुनियादी तौर पर जो प्रिंसिपल हैं, एक तो सस्पेंशन दी जाती है कि अगर बहुत दूर अपील सुनी जा रही हो तो उसे सस्पेंड करके मौका दिया जाता है कि बेगुनाह जेल में ना रहे। तो यहाँ ये केस तो आपको पता है फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है। इद्दत वाला केस, इसकी ग्राउंड फुटिंग पे कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखने की बजाय समझना चाहिए कि चाल क्या है। वो कामयाब नहीं होनी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे ख़त्म है। जो ये समझ आया ना वो आपके सामने है। अभी देखें ना, मेरा नुक्ता नज़र था कि फवाद चौधरी को इस स्टेज पे बात नहीं करनी चाहिए। बाहर उन्होंने बात की, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनका अपना नुक्ता नज़र है। और आज जब अडियाला जेल में गया था, कल रऊफ़ हसन साहब थे, शेख वकास अकरम थे वहाँ पर, आतिफ था KPK से और बाकी लोग भी था मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिबली फराज से मुलाकात हुई, आज़म सवाती साहब से मुलाकात हुई। बात जो समझनी है ना, इस वक्त जो काम जितना भी कर रहे हैं, मैं इनमें नहीं जाना चाहता कि कितना कहे। लोग चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में पूछते हैं, बड़ी तकलीफ़ में रहे हैं, वो तकलीफ़ गुजार कर आए हैं। मियां असलम इकबाल के साथ क्या हुआ, हमाद अज़हर के साथ क्या हुआ, अब वो सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखें, जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया फिर वही है। तो भी ये उनके अंदर रहने की वजह से ये आप जो कुछ देख रहे हैं, खेल तमाशा देख रहे हैं, ये आपको होश से सोचना है, यानी जहन को इस्तेमाल करना है कि क्या आपने इन बातों को मानना है या आपने इस रो में बह जाना है, या आप अपना जहन इस्तेमाल करेंगे या इंतज़ार करेंगे इमरान खान साहब के आने तक का। और वो प्रोजेक्टेड डेट मैंने आपको अगस्त सितंबर तक फॉर्म 45-47 के हवाले से दी है। यहाँ अब क्या हो रहा है, जो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, एक तो फेस सेविंग कर रही है,
बड़ा मुश्किल है कि ये सज़ा बरकरार रख सके। को बहुत ही नालायक तरीन जज होगा जो इसको बरकरार रखेगा। ये याद रख लीजिएगा, आइन के तकाजे और कानून के तकाजे नहीं पूरे हुए और इसीलिए उसने अपने फैसले में मेरिट को टच ही नहीं किया। हालांकि बातें मेरिट पे हुई थी, अगर मेरिट पे करता तो जमानत तो बड़े आराम से बनती थी। और जब एक अपील डिसाइड हो गई थी, एविडेंस वगैरह सारा कुछ तो हो चुका हुआ है ना, अब तो बहस होनी थी सारी। तो लेकिन जो बारीक वारदात है वो बारीक वारदात इस तरह से है आपके सामने। आप देखें ना, रिजर्व सीटों वाला केस भी आप जीत रहे हैं, तो अब समझ कोई नहीं आ रही करना क्या है। तो ये अब एक साजिश, एक कोशिश या जो कि भी आप कहें, कहीं ना, यानी फैसल वर्ड आगे कह रहा है कि तितर बितर पार्टी हो। ये तू कौन है भाई? तेरा क्या ताल्लुक है सारे मामले के साथ? तू कौन है था ये बातें करने वाला? लेकिन समझ आना चाहिए आपको कि कौन बंदा कह रहा है और क्या कह रहा है और उसके पीछे क्या बात हो सकती है। बाकी इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से बताता चलूँ, चौधरी परवेज़ लाई, इसी तरह ही मोहम्मद यूसुफ PP 35 से आपको पता है मैंने ये ज़बरदस्ती रिटायर किया गया इस कैंडिडेट को। उनके जो साहबजादा है वो DC रावलपिंडी हैं और उसमें भी नोटिस हो गए हैं 11 जुलाई के लिए। और वो नोटिस के साथ अखबार इश्तिहार बड़ा भारी करके भरकम काम है, लाखों रुपया ख़र्चा है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो कैंडिडेट ने जेब से ये सारा कुछ करना होता है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और जस्टिस शाहिद करीम ट्राइब्यूनल के तौर पर सुन रहे हैं। दूसरा जो मामला था जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हाजिर सर्विस से रिटायर्ड जजों की तरफ गए, वो 11 जुलाई के लिए और 15 जुलाई के लिए केस की समाअत मुलतवी हुई। सारम बरनी वाले मामले में किसी ने मुझसे पूछा, वो बच्चियों के हवाले से मामला और बड़ा सीरियस मामला हो रहा है। अब कई एविडेंस ऐसी आ गई हैं जो जस्टिफाई करना शायद ज़रा मुश्किल होता जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से। बाकी इल्ज़ामात बहुत आ रहे हैं, अभी मैं वक्त से पहले बात नहीं करना चाहता। आने वाले दिन में आप देख लेंगे जो चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी, क्योंकि इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मामले को देखा जा रहा है। इसलिए मैं अभी इस पर कोई गुफ्तगू करना नहीं चाहता, मैं नहीं समझता मुनासिब है। अगली आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो पूछा भी है कि ये जो केस है मखसूस रिश्तों वाला, इसमें क्या होना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हालात समझिएगा, बात को हालात समझिएगा, चीज़ों को जो आपको समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसमें फंस चुका है बुरी तरह से और जजेस को अब समझ आ गई है कि पार्टी सिंबल लेने के बाद साजिश क्या थी, पार्टी को बैन करना था, वो चीज़ें सारी समझ आ चुकी हुई हैं। इसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से ये जीत जाएगी। और सवाल ये है कि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिज़र्व सीटों की लिस्ट दी हुई थी, लिस्ट ऑलरेडी दी हुई थी। उस लिस्ट पे ही मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना, जो रह भी गए हैं, अगर यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक इलेक्शन नहीं लड़ी तो मौका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो लोग सारे जाकर ज्वाइन कर लेंगे, सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी। ये मैं पॉसिबल रिजल्ट दे रहा हूँ आपका। और फिर रिज़र्व सीटें जो कि रिज़र्व सीटों की लिस्ट दी हुई है उसके मुताबिक रिज़र्व सीटें मिल जाएंगी, यानी उसमें कोई डाउट नहीं है। आखिर में बड़ा अहम दिन है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जवाब दाखिल कर दिए। मैं कोशिश करूँगा इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत का जवाब बैक पे दाखिल कर दूँ। टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, आप बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ। और 215 सेक्शन आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। रूल 94 मैंने आपको बताया था, या जो कह रहा है कि मखसूस चीज़ उसको मिलनी है जिसके पास इंतखाबी निशान होगा, तो ये भी आइन से मुतसादिम है। ठीक है ना जी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, वायरीज नहीं चैलेंज हुई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कल समाअत करेंगे, कल इंशाल्लाह पेश होऊंगा। मैंने जवाब आ गए हैं और मैंने कल अदालत से सामने रहकर मैंने बहस करनी है और मैंने चीज़ें सारी अदालत के सामने रख देनी है। और इतराज़ात क्या लगाए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट में मुद्दई और हैं, वकील मैं ही हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो अपनी जगह पर है। वो लार्जर बेंच बैठा है या नहीं बैठा, मैंने तो कोशिश बड़ी की, लेकिन यहाँ तो आइन की इंटरप्रेट और वोटर का राइट है, वोटर का राइट है। जजमेंटें काफ़ी इस पर मैंने निकाल दी हैं, वो भी मैं सामने अदालत के सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इलेक्शन कमीशन क्या रहा है कि 215 रहने दें, रूल 94 रहने दें, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी सियासी जमात जो है इसका अताब का शिकार हो जाए और उसका सिंबल ले लिया जाए और वो इलेक्शन ना लड़ सके। ये इतना आसान, यानी इसको समझना है आपने, इस बारीकी को समझना है।
और ये जो कोई भी गेम या प्लान लेकर पीछे बैठा हुआ था, उसने इस सब चीज़ों का अहाता किया हुआ था। टाइमिंग सेट थी, यानी अगर आप कड़ियों को कड़ियाँ मिलाकर देखें तो मैं तो बहुत कुछ समझ रहा हूँ। मैं तो अब एक एक फैसले को अगर देखना चाहूँ तो आप लोगों के सामने मैं एक एक चीज़ रख सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद बड़ी है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, कल मैं कोई लंबी बहस नहीं करनी, मैंने बहुत छोटे से मुख्तसरन मैंने बहस करनी है, मैंने अपने आर्गूमेंट सारे तैयार रखे हैं, अदालत के सामने रखते हैं और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें भी खुशखबरी सुनेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।